आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, नए वित्तीय वर्ष में हिंदी साहित्य का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और यह प्रैक्टिस सेट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें आपको सकर्मक क्रिया बताना है, कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो आप जानते हैं जो कर्म पर आधारित क्रिया होती है वह सकर्मक होती है। तो इसमें पढ़ना पढ़ना शब्द जो है यह सकर्मक है। जैसे वह क्या पढ़ता है तो वह पुस्तक पढ़ता है। ई विकल्प इसका राइट आंसर होगा, पढ़ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें तद्भव शब्द का चयन आपको करना है। तो इसमें भ्रमर, व्याघ्र और क्षीर तीनों शब्द ही संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, तत्सम हैं। कोयल शब्द इसका तद्भव होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या होगा। तो इन शब्दों में आपको नया का तत्सम रूप बताना है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसमें नव्य जो है यह नया का तत्सम रूप है, जबकि नूतन, नवल और नवीन यह नया शब्द के नव्य के ही तद्भव हैं। विकल्प बी इसका, क्षमा करें, विकल्प ए इसका राइट आंसर नव्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी शब्द जो डी विकल्प है। इसमें चुल्लिका और चूल्हा यह तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। हरिद्रा जो है हल्दी का जो है तत्सम होता है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है। इसमें ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, इसका आपको चयन करना है। तो प वर्ग, प, फ, ब, भ ये ओष्ठ हैं, जबकि च वर्ग आपका प वर्ग नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न, जल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो जल शब्द का पर्यायवाची इसमें क्या होगा। तो जल शब्द का पर्यायवाची सलील होगा, ए इसका राइट आंसर। यह आग की पर्यायवाची है और यह अमृत का पर्यायवाची। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची किसका है, यह आपको बताना है। या शाखा मृग का पर्यायवाची इसमें कौन सा होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो शाखा मृग जो है बंदर बानर का है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। बाज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो वाज शब्द जो घोड़े का है, अश्व, विकल्प ए इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि केतु का पर्यायवाची क्या होगा इसमें। केतु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केतु शब्द का इसमें पर्यायवाची बनेगा हज का विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आकाश और पुष्कर एक दूसरे के पर्याय हैं। कमल और तामरस यह भी एक दूसरे के पर्याय हैं। कामदेव और मनोभाव भी एक दूसरे के पर्याय हैं। जबकि जाह्नवी जो है गंगा को कहते हैं, न कि यमुना को कहते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। इसमें घर का पर्यायवाची आपको चयन करना है। तो घर का पर्यायवाची शब्द इसमें अयन होगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जल में रहने वाले प्राण के लिए एक शब्द क्या होगा। जल में रहने वाले प्राण के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जवाब बनेगा, जल्दी से आंसर ट्रिक करिए आप लोग। जल में रहने वाले के लिए जलचर कहते हैं। नभ में रहने वाले प्राणियों के जलचर कहते हैं और थल पर रहने वालों की जलचर कहते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जल्दी से आंसर ट्रिक। ऑप्शन कौन सा उत्तर सही होगा, तो इसका सही उत्तर बनेगा जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द आपका बनेगा अकिंचन। विकल्प ही इसका। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का यहाँ पर विलोमार्थी आपको बताना है। तो समष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा, इसका आपको चयन करना है। फटाफट उत्तर का चयन करिए। तो व्यष्टि शब्द इसमें समष्टि का विलोम होगा ई विकल्प। अगला प्रश्न है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है। पावन शब्द का संधि विच्छेद पौधन अन बनेगा। विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो भरपूर, भरसक और भरपेट, यह तीनों शब्द जो हैं उपसर्ग से युक्त हैं। जबकि भरतार भरण पोषण वाला विकल्प सी इसका राइट आंसर। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। तत् माने उसके, सम माने समान, यानी जो संस्कृत के समान तत्सम कहते हैं। ये विकल्प इसका राइट है। अगला प्रश्न। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा। रसोई घर का
समास विग्रह क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रसोई के लिए घर। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या होता है? जहां क्रिया का आधार सूचित किया जाए वहां पर अधिकरण होता है मे पे पर। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता कौन है? प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सुकरात की प्रणाली थी। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं? इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसमें मूर्त से अमूर्त तक शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात तक शिक्षण सूत्र है और विश्लेषण से संश्लेषण तक भी शिक्षण सूत्र है, जबकि अनुकरण से अभ्यास तक शिक्षण सूत्र। इसका प्रश्न संख्या 23 है कि शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है। शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन मौखिक परीक्षा द्वारा। विकल्प 30 का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की कौन सी अवधारणा सत्य है? शिक्षण की कौन सी अवधारणा सत्य है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर बनेगा शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक टेक्निक है और शिक्षण एक जटिल कार्य है। तीनों ही विकल्प सही हैं। विकल्प डी राइट आंसर। अगला अगला प्रश्न है कि परोपकार का अर्थ समझाने के लिए उपयुक्त युक्ति इसमें कौन सी होगी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संधि विच्छेद युक्ति। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पर धन उपकार। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपरयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आगमन निगमन प्रणाली। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि सबसे बेहतर होती है अनुवाद विधि। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्थ ग्रहण उद्देश्य से तात्पर्य क्या है? अर्थ ग्रहण उद्देश्य से तात्पर्य क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब हो जाएगा इसका धैर्य पूर्वक सुनकर एवं पढ़कर भावानुभूत कर सकते। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न कैसे होने चाहिए? तो मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न जो होने चाहिए वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। विकल्प। अगला प्रश्न है कि भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। तो भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य है आपका गद्य शिक्षण का। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण अर्जित ज्ञान को इकाई मानकर जो योजना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण अर्जित ज्ञान को इकाई मानकर जो योजना बनाई जाती है उसे आप
इकाई योजना कहते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी के वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण किससे होता है? तो जवाब हो जाएगा अनुनासिक के रूप में उसका उच्चारण करते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 35 है कि लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए। यह विचार किसका? लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए, यह विचार किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा यह विचार मरिया मॉन्टेसनरी जी का है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जे खाट विधि द्वारा शिक्षण किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेखन शिक्षण का। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गृह कार्य उपयोगी होता है। गृह कार्य उपयोगी होता है तो गृह कार्य कब उपयोगी होगा? पाठ के अभ्यास के लिए। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन? हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास ग्रंथ लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले हैं अमीर खुसरो। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसी गंग दो उभय सुकविन के सरदार, इस उक्त के रचनाकार कौन है? यह उक्ति आपकी है भिखारी दास की। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में चित्र तुरंग न्याय के संस्थापक हैं आचार्य शंकुक महोदय। विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित? हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की की शाखाएं हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन? हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? इसका आपको उत्तर ट्रैक करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तोरीदास वाजपेयी। विकल्प बी इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस लिखा? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। देखिए उपरोक्त कथन में अगर हेम शब्दानुशासन या प्राकृत का शब्दानुशासन हेमचंद्र उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे दिया जा रहा है कि हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुसार कौन। तो इसका उत्तर किस वाजपेयी। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे ऐसा कथन कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वीरता जब भागती है तो पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ध्रुव। विकल्प डी। अगला प्रश्न मुंशी धनपत राय को
प्रेमचंद्र नाम से शोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा इसका मुंशी दया नारायण। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति। उपयुक्त कथन आचार्य शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो यह जो है कथन आपका मानस की धर्म भूमि का अंश है। विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो इसका जवाब हो जाएगा अपभ्रंश। विकल्प ही इसका। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लल्लू लाल। विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन? हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बनेगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि इसमें कौन हैं? कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि इसमें हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। विकल्प बी इसका राइट आंसर। क्षमा करें, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा, निराला नहीं है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला नहीं है, जयशंकर प्रसाद। विकल्प इसका राइट आंसर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित निबंध रहा है। इस निबंध के लेखक कौन? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह चर्चित निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। विकल्प बी इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास? तो इन उपन्यासों में आपको श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास बताना है, कौन सा उपन्यास है? तो इसका जवाब हो जाएगा इसमें श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं। विकल्प। अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका बन जाएगा इसमें भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और एक स्वप्न कथा चांद का मुंह टेढ़ा संकलन में संकलित हैं, जबकि जन्मदिन की धूप यह कविता संकलित नहीं। इसका अगला प्रश्न है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन? मिलजुल मन उपन्यास लिखा गया है मृदुला गर्ग द्वारा। विकल्प सी इसका। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक और रचनाकार कौन? जवाब हो जाएगा इसका मिश्र बंधु
यह मिस्र बंधुओं द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर प्रयोग किया है काव्यांग शब्द का। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जवाब हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ ने। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं। तो इसमें बाह्य भावावेग पर बल स्वच्छंदतावाद है। कल्पना व्यापार का महत्व, यह भी स्वच्छंदतावाद पर है। और व्यक्ति स्वातंत्र पर बल दिया गया, यह भी स्वतंत्रतावाद। जबकि मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रविता पहिता त्यागे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका जो है अलंकार विभावना अलंकार होगा। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रविता पहिता बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इसके लिए इसका जवाब हो जाएगा इसमें हरिगीत का छंद है। विकल्प। अगला प्रश्न है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। तो मात्रा स्वर को पेफिम या समरूप है। विकल्प। कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा कोश आएगा, इसका आपको जवाब बताना है। क्षमा करें, कौन सा शब्द आएगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार इसमें सबसे पहले अंकन आएगा। अंकन आएगा क्योंकि अंक के बाद इसमें जो क है यह आएगा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो जवाब इसका हो जाएगा कि ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न किया जा सके उनको आप रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। विकल्प ए इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है हरिदासी संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। हरिदासी संप्रदाय को किस नाम से पुकारा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सखी संप्रदाय। विकल्प सी इसका राइट आंसर। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या होगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि उच्चारण की सुविधा के लिए जो है प्रयत्न लाघवों का प्रयोग करते हैं लोग। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 65 है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है। तो जवाब हो जाएगा
व्यंजन विपर्य का विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 66। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। इसको लिखने वाले कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु, विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। तो तीसरी सत्ता उपन्यास लिखने वाले हैं गिरिराज किशोर, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न नाटक के अर्थ में प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? नाटक के अर्थ में प्रकृतियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जवाब हो जाएगा 5, विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो जवाब इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है और कई बार रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जानते हैं आप, वह गरगज सिंह वर्मा नाम से करते थे, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहां से प्रकाशित होता है? राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन आपको बताना है। तो राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन स्थल वर्तमान प्रयागराज यानी इलाहाबाद है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास के गुरु का नाम क्या था? यानी सीधे सीधे आपसे नाभादास के गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन है राजेंद्र यादव का, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो जवाब इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए अनामदास का पोथा जो उपन्यास है, उसमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले स्थल छांदोग्य उपनिषद से हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्त किस आचार्य की है? तो भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति है देव की, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्र में
आपके श और र, यानी च और र, इन दो वर्णों का प्रयोग है विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। कवित्री इसमें कौन सा शुद्ध कवित्री लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। कवित्री विकल्प ही इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शंबुक वध के रचनाकार कौन है। शंबुक वध कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। फटाफट से उत्तर आंसर ट्रिक कर दीजिए। शंबुक वध कृति जो है इसको लिखने वाले हैं जगदीश गुप्त, विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसको आप मात्रा कहते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन। जमुन जल तुम काव्य कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जमुन जल तुम काव्य कृति लिखी गई है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 81। कल्पांत कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, इसका आपको जवाब बताना है। कल्पांत शब्द जो है कल्प धन अंत अ और अ मिलके आ हुआ है, तो जवाब इसका दीर्घ संधि होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो है समता सूचक शब्द सा आया है और यह उपमा का ही उदाहरण है। विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण उपमा। विकल्प अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है। कोठरी की बात कहानी के लेखक आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा यह गे की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है बड़ा ही चर्चित उपन्यास है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है। पहला गिरमिटिया उपन्यास लिखा गया है गिरिराज किशोर द्वारा। विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। तो विकल्प इसका सही क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा 11 वर्ष का समय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका आपको चयन करना है। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें अध्यात्म, श्रृंगार और उज्ज्वल तीनों ही शुद्ध हैं, जबकि ज्योत्सना में ट हलंत होगा। विकल्प
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित स्वरों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? यानी आपको तत्पुरुष समास किस शब्द में है, इसका आपको चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पराधीन, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है? किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा विभत्स रस, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न, कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका सही उत्तर बनेगा विभावना, विकल्प 30 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन? जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। तो यह जो है पंक्ति लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना? कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। कलम का सिपाही जो कृति है यह मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के लेखक कौन? काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं, विकल्प 30 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो जाता है? निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कवित, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? यानी कि आचार किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार शब्द जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, इसका आपको जवाब बताना है। तो देशज शब्द आपका इसमें कौन सा होगा? फटाफट उत्तर टिक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा पेड़, विकल्प। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन? मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो यह विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम कौन सा सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें जो है कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा उदयभान सिंह और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की हैं, जबकि रस मीमांसा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाकार कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा का विकास
अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन कल्प ही इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुराने हिंदी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूफी मुक्तक काव्य की प्रथम रचयिता इसमें से कौन सा कवि है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफी मुक्तकों की रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो, विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण यो सुंदर तानी को भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, तो घन जी के कवित्व बखाने। कवि प्रशस्त में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट इसका आंसर ट्रिक कर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहें, तो घन जी के कवित्व बखाने। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती है, इसके रचनाकार कौन थे? यानी आपसे इंद्रावती के रचनाकार पूछा जा रहा है। इंद्रावती कृति के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आंसर ट्रिक कर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौखट, विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि काली आंधी, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा लिखे गए उपन्यास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? परिमाण बोधक विशेषण इसमें कम आमदनी होगा, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है। तो भारत मित्र पत्रिका के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप क्या है इसमें? तो गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा ज्ञानात्मक पाठ, विकल्प। अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी प्रविधि कौन सी है? तो गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी प्रविधि आपकी स्पष्टीकरण प्रविधि है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण में कठिन शब्दार्थ हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रविधियां कौन सी हैं? तो जवाब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसमें सही विकल्प हो जाए। इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कथा साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कथा साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन
डी, कथा साहित्य पढ़ने में रुचि विकसित होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और चारित्रिक विकास होता है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या तो 10 देख। प्रभावी व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य शिक्षण कौशल है। प्रभावी व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य शिक्षण कौशल कौन सा है? इसमें जवाब हो जाएगा आपका उदाहरणों के से समझाने का कौशल, विकल्प ए इसका। अगला प्रश्न है कि रचना शिक्षण का अर्थ क्या है? रचना शिक्षण का अर्थ क्या है? तो रचना शिक्षण का अर्थ इसमें हो जाएगा भावों विचारों की शुद्ध अभिव्यक्ति सिखाना, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किस पाठ्य योजना का प्रयोग आवश्यक? शिक्षण कौशलों के विकास के लिए आपकी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना यानी माइक्रो टीचिंग, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तनीगत अशुद्धियों का प्रमुख कारण क्या होता है? तो वर्तनीगत अशुद्धियों के प्रमुख कारणों में आपका लिपि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण की अशुद्धता और क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव तीनों है, विकल्प बी इसका। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें ब्लूम महोदय हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाठ योजना में सबसे पहले निर्धारित क्या किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षण का उद्देश्य, विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना प्रकार का उद्देश्य है। तो जवाब हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, विकल्प। अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द के आशय को कैसे समझाएंगे? जवाब हो जाएगा पर्याय कथन द्वारा, विकल्प डी इसका। और अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं का आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लय युक्त सस्वर वाचन का, ये इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाटक शिक्षण विधि नहीं है? नाटक शिक्षण की इसमें कौन सी विधि नहीं? जवाब हो जाए समीक्षा विधि, सी इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण की आगमन विधि का संबंध किससे है? तो जवाब हो जाएगा सामान्य से विकल्प डी इसका राइट आंसर। साथियों, सेशन को आप लोग लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें। का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अथवा आप टेलीग्राम चैनल में यूनिक प्रज्ञान टाइप करें, UNIQUEPRA यूनिक प्रज्ञान टाइप करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें
तो साथियों, पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।